नमस्कार प्यारे दोस्तों, दी एग्जाम में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो हरियाणा सरकार ने 25 जून 2026 को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 जारी की है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आशा है आपको वीडियो देखने के बाद इस पॉलिसी से संबंधित हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखें तो जो यह पॉलिसी किन कर्मचारियों पर लागू होगी। तो नंबर 1, यह पॉलिसी उन सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी जो किसी भी विभाग में ऐसे कैडर में हैं जिसमें कुल स्वीकृत पदों की संख्या 50 या उससे अधिक है। तो यहाँ जो कैडर है, कैडर का मतलब देखें तो सीधे शब्दों में कहें तो जो कैडर है एक जैसी सेवा शर्तें, समान वेतन और एक ही पदनाम वाले कर्मचारियों का समूह कैडर कहलाता है। जैसे सारे क्लर्क को मिलाकर क्लर्क कैडर कहेंगे। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। जैसे हरियाणा में जो बिजली विभाग में एएलएम के स्वीकृत पदों की संख्या 50 से अधिक होती है, इसलिए सभी नियमित एएलएम कर्मचारी इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे, यानी उन पर यह पॉलिसी लागू होगी। नंबर 2, यदि किसी विभाग में किसी कैडर में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 50 से कम है, तब भी अगर मानव संसाधन विभाग है यानी एचआरडी को जरूरी लगे तो वह उस कैडर पर भी इस पॉलिसी को लागू कर सकता है। नंबर 3, इस पॉलिसी के अनुसार किसी भी कैडर के सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाएगा, बेशक कोई कर्मचारी हेडक्वार्टर पर ही तैनात क्यों न हो। तो ये था दोस्तों यह पॉलिसी किन कर्मचारियों पर लागू होगी। अब आगे बात करते हैं यह पॉलिसी किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ 3 पॉइंट है। ऑल इंडिया सर्विस कैडर जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी, इन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। जो हरियाणा सिविल सर्विस कैडर है एचसीएस, उस पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। तीसरा है विशेष छूट प्राप्त कैडर, कोई भी ऐसा कैडर जिसे एचआरडी ने विशेष मंजूरी देकर इस पॉलिसी से बाहर रखा हो, उस पर भी यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। आगे हम बात करें तो इस पॉलिसी में जो कर्मचारी है उनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो इस पॉलिसी ने ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होने वाले एक कैडर के सभी कर्मचारियों को 7 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 श्रेणी है जो डीम्ड कैटेगरी। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें वे कर्मचारी आते हैं जो एक जगह पर अपना निर्धारित कार्यकाल यानी प्रेस्क्राइब्ड टेन्योर पूरा कर चुके हैं। इन्हें ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, जो यहाँ एक शब्द है निर्धारित कार्यकाल यानी प्रेस्क्राइब्ड टेन्योर, हम इसके बारे में डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। अब नंबर 2 कैटेगरी वो है वॉलेंट्री कैटेगरी। इसमें वे कर्मचारी आते हैं जिन्होंने अपना न्यूनतम कार्यकाल यानी मिनिमम टेन्योर तो पूरा कर दिया, लेकिन निर्धारित कार्यकाल प्रेस्क्राइब्ड टेन्योर पूरा नहीं किया। वे अपनी मर्जी से ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 कैटेगरी पढ़ी। इसमें था ये निर्धारित कार्यकाल और इसमें है ये न्यूनतम कार्यकाल। अब इसके बारे में पढ़ें। आगे की कैटेगरी हम इनके बाद पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ बात करें जो मिनिमम टेन्योर यानी न्यूनतम कार्यकाल है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझे। इसका मतलब है किसी एक स्टेशन पर रुकने का वह कम से कम समय जो सक्षम अधिकारी द्वारा तय किया गया हो, जिसके पूरा होने के बाद ही कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले सकता है, वह होता है मिनिमम टेन्योर। अब जो मिनिमम टेन्योर है उसको काउंट कैसे करें। इसमें जो ट्रेनिंग है, ड्यूटी, सस्पेंशन, अस्थायी ट्रांसफर है, इन सभी का समय जुड़ेगा। ध्यान दे, लेकिन जो ईओएल, सीसीएल और ईएल है उसका समय इसमें नहीं जुड़ेगा। जो मिनिमम टेन्योर है उसमें ईओएल, सीसीएल और जो ईएल है उसका समय नहीं जुड़ेगा। अब आगे बात करें जो इसमें दूसरी टर्म थी प्रेस्क्राइब्ड टेन्योर यानी निर्धारित कार्यकाल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी एक स्टेशन पर रुकने का वह अधिकतम समय जो सक्षम अधिकारी द्वारा तय किया गया हो, जिसके पूरा होते ही कर्मचारी का ट्रांसफर होना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो हम जो निर्धारित कार्यकाल है उसकी जो काउंट है उसे काउंट कैसे करेंगे। इसमें ट्रेनिंग, ड्यूटी, सस्पेंशन, अस्थायी ट्रांसफर, इन सभी का समय काउंट होता है। ध्यान दे, ये सभी चीज़ें इसमें मिनिमम टेन्योर में भी थी।
लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसमें जो EOL CCL है इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। नियम में जो EL है, EL का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब जो EL का समय इस कार्यकाल में गिना जा सकता है। तो यही दोनों में अंतर है। ठीक है, हमने यहाँ दो कैटेगरी पढ़ दी, डीम्ड कैटेगरी और जो वॉलेंट्री कैटेगरी। अब हम तीसरी कैटेगरी पर बात करें, वो है मिनिमम टेन्योर नॉट कंप्लीटेड कैटेगरी। इसमें कौन कौन आता है? इसमें वे कर्मचारी आते हैं जिन्होंने अभी तक अपना न्यूनतम कार्यकाल पूरा भी नहीं किया, तो ये ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, अब जो चौथी कैटेगरी है वो है नोशनल कैटेगरी। इसमें वे कर्मचारी आते हैं जो पिछली ट्रांसफर ड्राइव की तारीख के बाद नई भर्ती, प्रमोशन, सस्पेंशन से बहाली, सैटरडे लीव से वापसी या डेप्यूटेशन से लौटकर कैडर में शामिल हुए हैं, वे होते हैं नोशनल कैटेगरी में शामिल। जो पांचवी कैटेगरी है वो है सरप्लस कैटेगरी। ठीक है, इसमें किसी ऑफिस में ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी हो जाते हैं तो वो रैशनलाइजेशन के तहत एक्स्ट्रा कर्मचारियों को सरप्लस कैटेगरी में डाला जाता है। इन्हें ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये पांचवी कैटेगरी थी। अब हम बात करें जो छठी कैटेगरी, ये है प्रोटेक्टेड कैटेगरी। इसमें कौन कौन शामिल है? इन्हें ट्रांसफर ड्राइव में विशेष सुरक्षा या प्राथमिकता मिलती है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में कौन कौन शामिल है? देखिए, नंबर 1, जिनकी रिटायरमेंट में 18 महीने यानी 1.5 साल या उससे कम का समय बचा हो वो। नंबर 2, जो कैंसर, डायलिसिस, बाईपास सर्जरी पिछले 2 साल में या अंग प्रत्यारोपण के मरीज हो। तीसरा, जो 70% या उससे अधिक दिव्यांग हो। चौथा, ऐसी विधवा महिला कर्मचारी जिसका सबसे छोटा बच्चा 10 साल या उससे कम उम्र का हो। ये सभी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब लास्ट और जो 7वीं कैटेगरी है वो है एक्सक्लूडेड कैटेगरी। जो कर्मचारी ट्रांसफर ड्राइव से पूरी तरह बाहर होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, यानी इनका ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें कौन कौन शामिल है? नंबर 1, जो कर्मचारी डेप्यूटेशन पर है, सैटरडे लीव पर है, सस्पेंड है या 180 दिनों से अधिक ड्यूटी से एब्सेंट है। दूसरा, जो कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्त, बर्खास्त में डिसमिसल, टर्मिनेटेड कोई भी हो या मृत हो चुके हैं, ये सभी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आएंगे। ये होगी दोस्तों कर्मचारी की कैटेगरी पर बात। अब यहाँ एक अपवाद देखें, जैसे यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक कैटेगरी में आता है तब क्या होगा? मान लें कोई व्यक्ति सरप्लस कैटेगरी में भी है और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में भी, तो उसे किस कैटेगरी में माना जाएगा? इसके लिए एक रूल है जो नीचे है ये। नंबर 1 है, कोई कर्मचारी डीम्ड, वॉलेंट्री, मिनिमम टेन्योर नॉट कंप्लीटेड या सरप्लस। अगर कोई कर्मचारी इन श्रेणियों में होने के साथ साथ नोशनल भी है तो जो फाइनल कैटेगरी होगी वो नोशनल मानी जाएगी। नंबर 2, डीम्ड, वॉलेंट्री, मिनिमम टेन्योर नॉट कंप्लीटेड। अगर कोई कर्मचारी इन श्रेणियों में होने के साथ साथ सरप्लस भी है तो जो फाइनल कैटेगरी है वो सरप्लस मानी जाएगी। तीसरा, कोई कर्मचारी डीम्ड, वॉलेंट्री, मिनिमम टेन्योर नॉट कंप्लीटेड या नोशनल। अगर कोई कर्मचारी इन श्रेणियों में होने के साथ साथ प्रोटेक्टेड का मतलब था जो बीमार, दिव्यांग या रिटायरमेंट के करीब है, तो फाइनल कैटेगरी वॉलेंट्री मानी जाएगी और उसे सीधे 120 अंक दिए जाएंगे ताकि उसे अपनी मनपसंद की जगह मिल सके। नंबर 4, डीम्ड, वॉलेंट्री, मिनिमम टेन्योर नॉट कंप्लीटेड, प्रोटेक्टेड या नोशनल, सरप्लस। अगर कोई कर्मचारी इन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में हो लेकिन वह एक्सक्लूडेड में थी डेप्यूटेशन, सस्पेंड, सैटरडे लीव या 180 दिनों से अधिक एब्सेंट की शर्त में आ जाता है, तो जो उसे फाइनल रूप से एक्सक्लूडेड कैटेगरी में माना जाएगा और उस पर ट्रांसफर ड्राइव लागू नहीं होगी। आशा है ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करें पॉलिसी में जो कर्मचारी की रैंक कैसे तय होगी। जो पॉलिसी में कर्मचारी को अधिकतम अंक दिए जाएंगे वो हो गए 120।
ट्रांसफर ड्राइव में किसी अपनी पसंद की जगह पहले मिलेगी। यह उसके कुल 120 अंकों से तय होगा। अंकों का निर्धारण मुख्य 3 फैक्टर पर डिपेंड है। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1 एज, इसमें जो अधिकतम अंक है वो 30 है, यानी 25% वेटेज। इसकी गणना इस फार्मूले से होगी। फार्मूला क्या है? ये है नंबर ऑफ डेज भाग में 365 और मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो यहाँ जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या है? यहाँ जो नंबर ऑफ डेज है इसका मतलब है जो क्वालिफाइंग डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लें मोहन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1995 है और जो उसकी क्वालिफाइंग डेट है 1/1/2025 है। तब जो नंबर ऑफ डेज हो गए वो क्वालिफाइंग डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ, यानी दिन हुए 10,958 दिन। अब इनको जो फार्मूले के हिसाब से 365 से भाग करना है, 10,958 को 365 से भाग करें तो 30 वर्ष आता है। अब आगे 1/2 से भाग करना है, गुणा करनी है। अब जो 30 है इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो इसमें 15 आएगा। तो जो मोहन है इसको जो एज के हिसाब से 15 नंबर मिलेंगे, 15 अंक मिलेंगे। ये होगा पॉइंट नंबर 1, फैक्टर नंबर 1। दूसरे फैक्टर बात करें तो वो है कैडर में अनुभव यानी एक्सपीरियंस। इसकी भी जो अधिकतम अंक है वो 30 है, यानी 25% वेटेज है। इसकी गणना कैसे होगी? तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ डेज भाग में 365। यहाँ जो नंबर ऑफ डेज है उसका मतलब क्या है? यहाँ जो नंबर ऑफ डेज है उसका मतलब है क्वालिफाइंग डेट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन कैडर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लें मोहन की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 1/1/2020 और जो क्वालिफाइंग डेट है वो है 1/1/2026। तब जो नंबर ऑफ डेज हो गए वो हो गए क्वालिफाइंग डेट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन कैडर, वो बने 2190 दिन। अब जो फार्मूले के हिसाब से है नंबर ऑफ डेज को 365 से भाग करना है, 2190 को 365 से भाग करें तो 6 आएगा, यानी जो इसमें कैडर में अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर इसे अधिकतम 6 अंक मिलेंगे। अब यहाँ आपने एक टर्म पढ़ी, जो यहाँ भी पढ़ी आपने क्वालिफाइंग डेट, और आपने यहाँ भी देखा क्वालिफाइंग डेट। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों जो क्वालिफाइंग डेट है उसका मतलब है सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई वह कट ऑफ डेट जिस दिन कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड, उम्र, नौकरी के साल, बीमारी, छुट्टियां आदि चेक करके उसके नंबर और ट्रांसफर की कैटेगरी फाइनल की जाती है। अब बात करें तीसरे फैक्टर पर है, उसमें कुछ कंडीशन है। जो इसके लिए अधिकतम है वो 60 है, यानी कुल वेटेज का 50%। इसमें कंडीशन कौन कौन सी है? तो नंबर 1 महिला कर्मचारी, अगर कोई महिला कर्मचारी है उसको 10 अंक दिए जाएंगे। अगर उस कैडर में सिर्फ महिलाएं ही हैं तो ये 10 अंक नहीं मिलेंगे। दूसरा है विशेष पारिवारिक स्थिति, इसमें क्या क्या है? तलाकशुदा, कानूनी रूप से अलग, विधुर, विधवा या सिंगल पेरेंट होने पर 10 अंक दिए जाएंगे। तीसरा है कपल केस, पत्नी या पति हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में पक्की सरकारी नौकरी में है तो भी उसे 10 अंक मिलेंगे। यह दोनों पर लागू होगा। चौथा है सेना परिवार, पति या पत्नी सेना या पैरामिलिट्री में है तो भी उसे 10 अंक मिलेंगे। पॉइंट नंबर 5 गंभीर बीमारी, खुद पति या पत्नी या अविवाहित बच्चों को कैंसर, डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारी है तो भी उसे 10 अंक मिलेंगे। पॉइंट नंबर 6 दिव्यांग बच्चा, 40% या उससे अधिक दिव्यांग बच्चा होने पर भी 10 अंक दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 7 स्वयं दिव्यांग, यदि कर्मचारी खुद 40% से 70% के बीच दिव्यांग है तो उसे 10 अंक मिलेंगे, लेकिन 70% से अधिक दिव्यांग होने पर उसे प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालकर 120 अंक दिए जाएंगे, यानी उसे अपनी मनपसंद की जगह मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 8 नकारात्मक अंक, ध्यान दें अगर कर्मचारी पर कोई बड़ी पेनल्टी, मेजर पेनल्टी लागू है तो उसके 10 अंक काट दिए जाएंगे। ये इसमें एक स्पेशल पॉइंट है। अब ये कंडीशन हो गई, अब ये जो अंक है उनके फैक्टर हो गए। मान लो अगर 2 कर्मचारी के अंक बराबर हो जाए तो पहले प्रेफरेंस किसे मिलेगी? तो इसमें सबसे पहले ज़्यादा उम्र वाले को, उसके बाद महिला को,
और अंत में जो नाम के वर्णमाला यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके आधार पर सीनियर माना जाएगा। मैंने आपको प्रोटेक्टेड कैटेगरी पढ़ाई थी, उसमें क्या था, उसमें गंभीर रूप से बीमार 70% से अधिक दिव्यांग या 18 महीने में रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को सीधे 120 अंक दिए जाएंगे ताकि उन्हें उनकी मनपसंद की पोस्टिंग मिल सके। यहाँ एक बात ध्यान दें, फाइनल ट्रांसफर ऑर्डर जारी होते समय यदि कोई कर्मचारी 1 साल के भीतर रिटायर होने वाला है तो उसकी लिखित सहमति के बिना उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करें, इस पॉलिसी में कुछ डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। इसमें नंबर 1 है ब्लॉक्ड पोस्ट। क्या है? किसी कैडर की वे सीटें जिन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के समय खाली पदों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी इन सीटों पर कोई भी कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं मांग सकता। दूसरा है इमीडिएट फैमिली। इस पॉलिसी के तहत परिवार केवल उन्हें माना जाएगा जो सदस्य एक ही फैमिली आईडी में शामिल हो। तीसरा है टेम्परेरी ट्रांसफर। प्रशासनिक या व्यक्तिगत कारणों से किया गया ऐसा ट्रांसफर जो अधिकतम 180 दिनों के लिए हो। तो इसमें एक पॉइंट और है, जब ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव की प्रक्रिया चल रही हो तब उस कैडर के किसी भी कर्मचारी का कोई सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। इस दौरान जरूरत पड़ने पर केवल टेम्परेरी ट्रांसफर हो सकता है। आगे बात करें ऑनलाइन ट्रांसफर के 8 प्रोसेस है। आप इनको वीडियो रोक के पढ़ भी देना, मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 नोडल अधिकारी सॉफ्टवेयर पर ड्राइव शुरू करता है। विभाग के 7 दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों और खाली सीटों का डेटा अपडेट करता है और एक प्रारंभिक मेरिट और टेन्योर लिस्ट जारी करता है। नंबर 2 कर्मचारी जो ये डाटा दिया, कर्मचारी अपनी डिटेल चेक करते हैं। कोई गलती होने पर 5 दिनों के भीतर OTP आधारित सिस्टम से आपत्ति दर्ज करते हैं। विभाग अध्यक्ष यानी HOD 7 दिनों में फैसला सुनाते हैं। असंतुष्ट होने पर कर्मचारी 3 दिनों में दोबारा अपील कर सकते हैं, जिसका HOD का फैसला फाइनल होगा। पॉइंट नंबर 3 स्वैच्छिक भागीदारी। जो कर्मचारी वॉलंटरी कैटेगरी या प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं और ट्रांसफर चाहते हैं उन्हें 5 दिन के भीतर हाँ या ना का विकल्प OTP के जरिए चुनना होगा। मैंने आपको जो वॉलंटरी और जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी बताया था उसमें जो कर्मचारी है अपनी मर्जी से ट्रांसफर ले सकता है। पॉइंट नंबर 4 है रैशनलाइजेशन। विभाग ऑफिस में पदों की समीक्षा करता है और सरप्लस यानी जो जरूरत से ज्यादा कर्मचारी है की पहचान करता है। एक ही दफ्तर में सबसे लंबे समय से टिके व्यक्ति को पहले सरप्लस माना जाएगा। इसके बाद खाली सीटों की फाइनल लिस्ट और भाग लेने वाले कर्मचारियों की सूची जारी होती है। इस दौरान स्वैच्छिक श्रेणी वाले अपनी सहमति 3 दिन में वापस भी ले सकते हैं, यानी जो वॉलंटरी कर्मचारी है अगर उन्होंने विकल्प में हाँ कर दिया तो वो अपना वापस भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पसंद भरना। भाग लेने वाले सभी कर्मचारी अपनी पसंद के स्टेशनों के विकल्प ऑनलाइन भरते हैं। अनिवार्य यानी जो डीम्ड श्रेणी वाले कर्मचारी है उस स्टेशन को दोबारा नहीं चुन सकते जहां उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर दिया। विकल्प न भरने पर सीधे एनीवेयर इन स्टेट भेजा जा सकता है, यानी उन्हें हरियाणा में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 6 सीटों का आवंटन। सॉफ्टवेयर मेरिट अंकों के आधार पर पूरी तरह स्वचालित तरीके से स्टेशन अलॉट करता है। जिन लोगों को उनकी पसंद की पोस्टिंग नहीं मिलती उन्हें बची हुई सीटों को भरने का एक आखिरी मौका और दिया जाता है। उसके बाद भी बचने पर हरियाणा में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। पॉइंट नंबर 7 ट्रांसफर ऑर्डर जारी करना। सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर ऑर्डर जारी होते हैं। आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जो ट्रेजरी ऑफिसर है कर्मचारी की सैलरी रोक सकता है। पॉइंट नंबर 8 शिकायत निवारण। अगर कोई कर्मचारी को ट्रांसफर प्रक्रिया से कोई शिकायत है तो वह नई जगह पर ज्वाइन करने के बाद जो इंट्रा हरियाणा है इस पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। 15 दिनों में उसका
निवारण किया जाएगा। इस पॉलिसी में अब आगे देखते हैं, इस पॉलिसी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण और विशेष प्रावधान, अदर प्रोविजन महत्वपूर्ण। नंबर 1, जब ऑनलाइन ड्राइव नहीं चल रही तब मुख्यमंत्री की मंजूरी से केवल निम्न परिस्थितियों में टेम्परेरी ट्रांसफर हो सकता है। टेम्परेरी ट्रांसफर 180 दिनों के लिए। इसमें कौन कौन शामिल है? नई शादी, तलाक, विधवा होना। महिला कर्मचारी को घटना के 6 महीने के भीतर एक बार मनपसंद खाली सीट पर जगह मिल सकती है। गंभीर चिकित्सा आधार, स्वयं या परिवार की गंभीर बीमारी होने पर टेम्परेरी ट्रांसफर पा सकता है। तत्काल परिवार में किसी की मृत्यु होने पर, और आगे है सेवानिवृत्ति में 1 साल से कम का समय बचा हुआ तो वो अपनी मनपसंद की जगह ट्रांसफर पा सकता है। तो इसकी प्रोसेस कैसे होगी? जो विभाग अध्यक्ष है एचओडी मामले की जांच करेंगे और अपनी स्पष्ट सिफारिश के साथ अंतिम फैसले के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेजेंगे। पॉइंट नंबर 2, विभाग जनहित या प्रशासनिक आधार पर किसी भी कर्मचारी का मामला मुख्यमंत्री को भेज सकता है। मुख्यमंत्री के पास इस पॉलिसी में डील देकर किसी का भी ट्रांसफर करने या उसे ट्रांसफर से बाहर रखने का विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री के पास। पॉइंट नंबर 3, सामान्य ऑनलाइन ट्रांसफर अधिकतम साल में केवल एक ही बार किए जाएंगे, लेकिन प्रमोशन, नई सीधी भर्ती या प्रशासनिक जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर कभी भी किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इस नीति के तहत कर्मचारी का ट्रांसफर राज्य के किसी भी दफ्तर, पोस्ट या हरियाणा में किसी भी जिले में किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग को लेकर सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश इस पॉलिसी का हिस्सा माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, यह एक मॉडल पॉलिसी है, इसलिए सरकारी विभागों के अलावा हरियाणा सरकार का कोई भी अन्य संगठन, बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी इसे अपना सकता है इस पॉलिसी को। पॉइंट नंबर 7, यदि कोई विभाग अपने कैडर की जरूरत के हिसाब से इस पॉलिसी में कोई संशोधन या नया नियम जोड़ना चाहता तो उसे पहले एचआरडी की मंजूरी लेनी होगी। नया नियम इस पॉलिसी के जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से सक्षम प्राधिकार इस प्रक्रिया की समय सीमा को अधिकतम 1 महीना आगे बढ़ा सकता है। तो ये कुछ अदर प्रोविजन थे। अब बात करते हैं, मान लो ट्रांसफर ड्राइव है, ट्रांसफर ड्राइव में गलत जानकारी देना या सिफारिश करने पर कर्मचारी के साथ क्या होगा। नंबर 1, यदि कोई कर्मचारी लाभ पाने के लिए गलत या झूठा डाटा भरता है तो उसे ट्रांसफर ड्राइव से बाहर करके सजा के तौर पर राज्य में कहीं भी भेजा जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 2, कोई भी कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए मंत्रियों या उच्च अधिकारियों से बाहरी पैरवी या सिफारिश नहीं करवा सकता। यदि वो करवाता है तो इसे अनुचित प्रभाव माना जाएगा और सस्पेंड या जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूजन कई लोगों को, पुरानी पॉलिसी वर्सेज नई पॉलिसी। पुरानी यानी जो 2025 की और अब ये 2026 की। 23 मई 2025 को जारी की गई पुरानी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 और इसके बाद इस संबंध में जारी किए गए सभी निर्देश और नोटिफिकेशन इस नई पॉलिसी के लागू होने की तारीख से पूरी तरह रद्द माने जाएंगे। यानी ये पॉलिसी 25 जून 2026 को लागू हुई है, इसके बाद से जो पुरानी पॉलिसी है वो लागू नहीं होगी, नहीं चलेगी। नंबर 2, यदि ट्रांसफर को लेकर सरकार का कोई पुराना नियम या निर्देश इस पॉलिसी से टकराता है तो यह ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ही मान्य होगी और पुराने नियम रद्द माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, पुरानी पॉलिसी के तहत सक्षम प्राधिकारी या विभाग अध्यक्ष एचओडी द्वारा पहले जो भी काम या कार्रवाई की जा चुकी है उसे वैध या वैलिड माना जाएगा और यह माना जाएगा कि वे सारे काम इसी नई पॉलिसी के तहत किए गए हैं। तो दोस्तों ये था जो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026, उसके बारे में डिटेल जानकारी। आशा है आपको हर एक बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस पॉलिसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो अपनी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।